Hello everyone, welcome back to the Young Volunteer and Women Be Fearless चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि आज की इस वीडियो का टाइटल है 100 पीएचडी रूल्स ऑफ द गेम टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए डॉक्टरल डेजर्टेशन। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है कि जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर स्टूडेंट्स है या फिर जो मास्टर डिग्री में है, जिन्होंने अभी आगे पीएचडी करनी है, तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग देयर रिसर्च वर्क, तो उन सभी को ओवरकम कैसे किया जाए। तो मैंने एक पेपर पढ़ा था जो कि 2019 में एमराल्ड इनसाइट के ऊपर था। नियाम ब्रेनन जो कि एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन आयरलैंड के अंदर, तो उसके अंदर जो पेपर के अंदर जो रूल बता रखे थे वो एक रिसर्च करके उन्होंने काफ़ी टाइम रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश किया, जिसका टाइटल आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन मोटो है हमारा कि पीएचडी को हम कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये तो हमें पता चल जाता है कि रिसर्च करते हुए किन किन एथिक्स का हमें ध्यान रखना है, बट ये कोई नहीं बताता कि किस तरीके से हम अपने टाइम को सब चीज़ों को मैनेज करें। तो इस पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 100 पीएचडी रूल्स ऑफ द गेम टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड डॉक्टरल डेजर्टेशन। इट्स प्रेजेंटेड बाय मी अनिल मुंडे, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो में जो हम सब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो 100 पीएचडी रूल्स थे, उन्होंने जो नियाम ब्रेनन जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, उन्होंने 100 पीएचडी रूल्स को 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन, देन रेफरेंसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि पीएचडी डॉक्टरल डेजर्टेशन एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, 4 to 6 ईयर। तो नियाम ब्रेनन जो कि एक प्रोफेसर है, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ जो एक्सपीरियंस था, देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको ध्यान में रख के इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया एमराल्ड इनसाइट के अंदर 2019 के अंदर। उसके बाद 100 पीएचडी रूल्स को इन्होंने असेंबल किया। उसके बाद अगर हम बात करें, हर एक पीएचडी रूल्स के साथ इन्होंने एक शॉर्ट गाइडेंस दी और प्रॉपर साइटेशन है। तो जो भी यहाँ पे ये बातें होगी ये सारी ऑथेंटिक है, कोई इनका मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट है। तो ये ऑथेंटिक है और ये पेपर ऑलरेडी पब्लिश है। इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद इनका जो मेन मोटो था कि ये जो पीएचडी रूल्स है, ये जो जैसे कि पीएचडी एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प होगी सक्सेसफुली अपनी पीएचडी को करने के लिए और इस चैलेंज से ओवरकम होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 100 पेज रूल्स को इन्होंने 8 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। वन बाय वन हम एक सेक्शन को, हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 19 रूल्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल एडवाइस ऑन डॉक्टरल एजुकेशन एंड बीइंग ए डॉक्टरल स्टूडेंट। जो भी डॉक्टरल एजुकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स है, उनको क्या क्या उनके लिए जनरल एडवाइस है। फिर सेक्शन 2 के अंदर 10 रूल्स है, जिसके अंदर बात की गई है फाइंडिंग ए सुपरवाइजर, कि आपको सुपरवाइजर कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 के अंदर है रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे फ्रेम आउट करना है, उसको सेलेक्ट करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन 4 के अंदर 5 रूल्स है, जिसमें बताया गया है कि वर्किंग विद योर सुपरवाइजर, कि सुपरवाइजर के साथ आपको किस तरीके से वर्क करना है। सेक्शन 5 में 12 रूल्स है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग द रिसर्च, रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6, राइटिंग द डेजर्टेशन। इसके अंदर 26 रूल्स है कि डेजर्टेशन को आपको किस प्रकार से राइट करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 के अंदर 12 रूल्स है, जिसके अंदर पीएचडी एग्जामिनेशन का जो वाइवा होता है उसमें आपको किस प्रकार से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट में सेक्शन नंबर 8 के अंदर 5 रूल्स है, पब्लिशिंग डॉक्टरल रिसर्च, आपकी रिसर्च आपने कर ली उसको हमें किस प्रकार से पब्लिश करना है। एट लास्ट कंक्लूडिंग रूल। तो ये इन्होंने 8 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हम हर एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या रूल है, किस प्रकार से
उन्होंने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका क्या मतलब है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर 19 रूल्स है, उसके अंदर बात की गई है जनरल एडवाइस ऑन डॉक्टरल एजुकेशन एंड बीइंग ए डॉक्टरल स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे 19 के 19 रूल्स देख सकते हो। तो इन पे अगर मैं रीड करूँगा तो टाइम लगेगा, तो वन बाय वन हम इसको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि किस रूल के अंदर क्या बात कही गई है और वो किस प्रकार से आपकी लाइफ में हेल्पफुल होगी। नंबर फर्स्ट जो रूल है, एंजॉय योर टोटल स्टडी। कहने का मतलब कि पीएचडी एक लॉन्ग टास्क है, काफ़ी टाइम लगता है, और जब भी आप पीएचडी कर रहे हो तो इसमें मतलब कि आपको एंजॉय करना जरूरी है। मतलब आप कोई ऐसा टॉपिक फाइंड आउट कर लो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप पढ़ते जा रहे हो, रिसर्च करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब आपको पीएचडी के अंदर एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब इन द फील्ड ऑफ रिसर्च की फील्ड में एंजॉय करते हुए करना है। नेक्स्ट रूल है जो सेकंड, ओपन योर माइंड। कहने का मतलब जब भी कोई क्रिटिसाइज्म होगा तो उसमें आपको क्या करना है, उसको डिफेंस नहीं करना, बल्कि उसके लिए आपको न्यू आइडियाज सोचने हैं और उसको क्रिटिसाइज्म से आपको सीखना है। तो न्यू आइडियाज के लिए हमेशा अपना माइंड ओपन रखें। रूल नंबर 3, डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कहने का मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उसको आपको डेवलप करना है। कोई प्रॉब्लम आई उसके बारे में सोचना है, फिर उसके बारे में सोचने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। फोर्थ रूल है जो हमारे पास, हैव कॉन्फिडेंस। हैव कॉन्फिडेंस का मतलब थ्रू आउट यूर डॉक्टर डेजर्टेशन, मतलब थ्रू आउट यूर रिसर्च आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी जो पीएचडी जर्नी है वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आपके पास होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को टाइम के साथ एक ग्राफ बना रखा है, जिसके अंदर से आप जब पीएचडी करोगे तो जो आप फेस 1 के अंदर होगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। आप सोचोगे कि मैं छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ इसको। तो वो होती है आपकी सिचुएशन फेज 1 की डाइंग। देन फिर आप फेज 1 को जैसे तैसे करके क्लियर कर लेते हो, फेज 2 के अंदर जाते हो, उसके अंदर आप सर्वाइव करते हो। सर्वाइव करने के बाद फेज 3 के अंदर आप एकदम से देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो गई है, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। और एट लास्ट फेज नंबर 4 के अंदर आप क्या करोगे, एक्सीलरेट, और फाइनली यू गोट ए डिग्री। नेक्स्ट, बी डिटरमाइंड, डॉग्ड एंड परसिस्टेंट। इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू समझो हाउ टू बी परसिस्टेंट। इसके अंदर क्या मतलब हुआ कि आपने कोई चीज़ ट्राई की, ट्राई करने के बाद आप क्या हुए, फेल। फेल करने के बाद गिव अप नहीं करना, फेल करने के बाद फिर से ट्राई करना है। जब आप फिर से ट्राई करोगे देन फाइनली यू विन। ठीक है, तो इस तरीके से इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि पहले ट्राई किया, फेल हुए, फेल करने के बाद फिर से ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद लास्ट में आप विन हो गए, मतलब फाइनली कामयाब हो गए। नेक्स्ट रूल, बी रेजिलियंट। इसका मतलब है कि एक, बी लाइक ए बॉलिंग स्कीटल, मतलब कि आपको क्या करना है, बाउंसिंग बैक फ्रॉम रिजेक्शन। मतलब कोई चीज़ आप कोई पेपर डाल रहे हो किसी रिसर्च के अंदर और किसी अच्छे जर्नल्स के अंदर, वो बार बार में रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो उससे आपको क्या है कि निराश नहीं होना। मैनी टाइम्स रिजेक्शन आएगी लेकिन आपको उससे क्या करना है, बाउंस बैक। जैसे हम किसी बॉल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो वो स्ट्राइक होके वापस आती है ना, जितनी बार फेंकोगे उतनी बार वो वापस आएगी। तो सेम मतलब जितनी बार रिजेक्शन होगा आपको मेहनत करते रहना, तो फाइनली यू विन। सेवंथ नंबर रूल्स के अंदर आप देखोगे, मैनेज द हाई एंड लोज। कि जैसे कि लाइफ है हमारी, जो डॉक्टर जर्नी चलेगी वो क्या है, रोलर कास्टर की तरह चलेगी, रोलर कोस्टर की तरह। इसके अंदर आपको पता है कि एक टाइम पे आप डाउन आओगे, डाउन आने के बाद हाई, तो इस तरीके से आपकी जर्नी चलेगी। अगर लो है तो ये मत सोचना कि लो ही रहोगे, लो से हाई भी जाओगे। जब हाई हो तो ये मत समझना कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, हाई से लो भी जाओगे। फिर नेक्स्ट, फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। इसके अंदर बात ये है कि जो भी आपका शेड्यूल होता है उसको आपको किस तरीके से अरेंज करना है डॉक्टर स्टडीज करते हुए। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है और उसको अर्जेंट है, तो उसको आपको क्या करना है, डू फर्स्ट, सबसे पहले उसको काम करना है। जैसे ट्रांसफर इंजर्ड किड टू हॉस्पिटल, कोई पर्सन है जो इंजर्ड हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो ये अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको क्या करोगे आप, डू फर्स्ट के अंदर इसके अंदर शेड्यूल करोगे। फिर नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर टुमारोज मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट के अंदर डालोगे, अर्जेंट वर्क है। नेक्स्ट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है उसको आप क्या करोगे, शेड्यूल। कैसे करोगे, जैसे कि अटेंड ए मार्केटिंग सेमिनार, गो टू जिम, जैसे आपको जिम जाना अच्छा लगता है
ठीक है। फाइंड आइडियाज फॉर ब्लॉग पोस्ट, आपका कोई चैनल है उसके लिए काम करना है। रीड ए बुक, ठीक है। डेट नाइट विद गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपको उसको डेट नाइट करना है तो वो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप किस में डालोगे, नोट अर्जेंट में शेड्यूल करोगे कि नहीं यार मैं आज नहीं मिल सकता, मैं किसी और दिन मिलने आऊँगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आती है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, उसको आप क्या कर सकते हो, डिले डिले कर सकते हो। जैसे कि हेल्प पैटी पेंट हिज हाउस, बुक टिकट्स फॉर एथेंस ट्रिप, पे बिल्स, मतलब घर के बिल वगैरह भरने हैं, कोई आपका इम्पोर्टेंट काम है, वो मतलब नॉट इम्पोर्टेंट है बट उसको आप डिले कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो नॉट इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, वो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जैसे कि भाई रात के टाइम पे 8 बज गए, 8 बजे आपका कोई शो आता है, वॉच फेवरेट टीवी शो, प्ले स्क्रीन, रिस्पॉन्ड टू एवरी फेसबुक कमेंट, फेसबुक चलाते हो आप, सोशल मीडिया पर टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो वो क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो उसको आप अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास बी डिसिप्लिन, मतलब थ्रू आउट योर पीएचडी स्टडी, रिसर्च करते हुए आपको क्या रहना है, अनुशासन में रहने के बाद ही काम करना है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, फिर उसको प्लान किया, प्लान करने के बाद आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, लास्ट में उसको क्लोज कर रहे हो। तो आपको थ्रू आउट योर स्टडी आपका प्लान बना के इस तरीके से रन करना है। फिर रूल नंबर 10 बी मैथडोलॉजिकल, इसका मतलब है कि जैसे कि आप पीएचडी के अंदर आप काम कर रहे हो, जो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसको आपको क्या करना है, पर्सनल अपनी लाइब्रेरी बनानी है घर पे या जहाँ भी आप रहते हो, तो उसमें क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट आपकी फीस स्लिप है, जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, उन सभी को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करके रखना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप एक अपनी अलमीरा या जो भी आपने बना रखा है उसमें से डायरेक्ट उठा के और अपनी डेट वाइज उस तरीके से मेंटेन करके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, मैंने वो चीज़ रखी थी, वो बिल मेरा पता नहीं कहाँ है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें रूल नंबर 11, अंडरस्टैंड यूर फिलोसफी, मतलब क्या है कि पीएचडी क्या है, पीएचडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर इन फिलोसफी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो आपको क्या है कि कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आप जिस भी अंदर हो उसकी फिलोसफी को समझना है। फिलोसफी इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्या, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, पर्पज क्या है रिसर्च का, उसका नेचर क्या है नॉलेज का, हाउ कैन यू एक्सेस नॉलेज, नॉलेज को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो इस प्रॉपर तरीके से उसकी जो फिलोसफी है उसको समझना होगा। फिर उसके बाद डोंट डू टू मच टीचिंग और ग्रेडिंग, डू डू नॉट डोंट डू टू मच टीचिंग और ग्रेडिंग से मतलब है कि जैसे कि आप पीएचडी कर रहे हो उसके अंदर आपको टीचिंग करनी पड़ती है कोर्स वर्क के टाइम पे, तो जो आपको लोड वगैरह मिलता है कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना कि आप टीचिंग के लिए लेक्चर ही लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसके अंदर डोंट वेस्ट टू मच टाइम वर्किंग ऑन योर डॉक्टरेट, आपका मेन मोटो है रिसर्च को करना, तो आप उस पर ध्यान रखना, उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम टीचिंग के ऊपर वेस्ट मत करना, मैनेज करना उसको प्रॉपर तरीके से। फिर बात आती है लुक फॉर हेल्प, लुक फॉर हेल्प के लिए मतलब है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मतलब आपको लेट नाइट तक स्टडी नहीं होती, ठीक है, आपकी आंखें कमजोर है या कोई हेल्थ इशू है, तो उस प्रॉब्लम्स को आपको अपने सुपरवाइजर को या गाइड को बताना है, उनसे कोई वो चीज़ छिपानी नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, और उसको कन्फेस करो अपने सुपरवाइजर के सामने, और उनसे हेल्प के लिए डिमांड करो कि सर मेरे साथ या मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वरना आपका हेल्थ इशू होगा। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों का ध्यान रख के आपको ऑलवेज लुक फॉर हेल्प, तो अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशन बना के डिस्कस करना ही है। फिर बात करते हैं हम लर्न द लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एल्जेवियर, स्प्रिंजर, वेब ऑफ साइंस, विले ऑनलाइन, स्काई फाइंडर, अच्छे अच्छे मतलब जर्नल्स के पेपर्स को आपको पढ़ना है जो अच्छे रैंक के पेपर हैं, लोअर रैंक के पेपर्स को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो रिव्यू करने के लिए अच्छे जर्नल्स को पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिसर्च, मतलब जो आपकी रिसर्च है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपका सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आप ही जिम्मेवार हो जो आप रिसर्च कर रहे हो, सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से आपको निभाना है। टॉक
टू अदर डॉक्टर स्टूडेंट इन योर यूनिवर्सिटी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको जो अदर आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जिसके साथ आपके रिलेशन है, ठीक है, तो उनके साथ आपको प्रॉपर डिस्कशन करनी है। उसमें आपको राइटिंग स्किल्स वगैरह, मतलब जो भी ऑफिशियल पॉलिसीज है वहाँ की, तो वो चीज़ें उनसे बात करके ही आपको पता चलेगी, क्योंकि हर चीज़ बुक के अंदर, वेबसाइट के अंदर नहीं लिखी होती। कुछ अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग टीचरों के अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स या आपके जिनके साथ रिलेशन है वही आपको बताएंगे कि क्या लूप होल है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड ए स्टडी बडी। तो स्टडी बडी से मतलब है कि आपको एक प्रॉपर राइट पर्सन चूज करना है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सको, कनेक्ट कर सको, स्टडी का शेड्यूल बना सको, नोट्स बना सको, और आपस में एक दूसरे से टीचिंग भी कर सकते हो, टाइम टू टाइम अपना टेस्ट के थ्रू भी अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। तो एक स्टडी बडी, मतलब अच्छा स्टडी बडी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सोशलेबल एक्सपीरियंस होगा। फिर उसके बाद हम बात करें लर्न फ्रॉम अदर्स। यू डू नॉट हैव ए री इन्वेंट द व्हील। कहने का मतलब आपको कोई, मतलब कोई चीज़ को डेवलप नहीं करना, ठीक है। आप जो अदर्स पीपल्स ने जो रिसर्च करी है उनका लिटरेचर रिव्यू करके अपनी रिसर्च को सम अप करना है जल्दी से जल्दी। तो आपको उनसे सीखना है कि कैसे आपको रिजल्ट्स को राइट करना है, कैसे रिसर्च करनी है, तो ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनिशिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, आपने दिमाग में हमेशा फोकस करके रखना है कि आपको उसको पीएचडी को फिनिश कैसे करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2। इसके अंदर आते हैं 10 रूल्स। अब बात आती है कि आपने बेसिक एडवाइस तो सीख ली, फिर उसके बाद हमें सुपरवाइजर को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिफोर एडमिशन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और हालांकि ऐसा कि ये चीज़ें हमें उस टाइम पे नहीं पता होती जिस टाइम हम एडमिशन ले रहे होते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मोटो हमारा यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमें एडवांस में पता हो। जो स्टूडेंट्स एमटेक में हैं उनको फर्दर पीएचडी करनी हो तो उनके लिए हेल्पफुल होगी, और जो स्टूडेंट्स अभी पीएचडी कर रहे हैं जिसका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी इसमें से कोई ना कोई सेक्शन। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2। फर्स्ट रूल, रजिस्टर इन ए यूनिवर्सिटी विद गुड स्पोर्ट्स फॉर टोटल स्टूडेंट्स। मतलब कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर करना चाहिए जिसके बारे में आपको सारी नॉलेज पहले से हो। फिर उसके बाद रजिस्टर इन यूनिवर्सिटी विद ट्रैक रिकॉर्ड इन योर चूजन फील्ड ऑफ रिसर्च। मतलब जिस भी फील्ड से आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपको उसका जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड हो, कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। मीन्स कि वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, आपका एरिया ऑफ रिसर्च मैच करता हो, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। पिक ए रिसर्च एक्टिव सुपरवाइजर। कहने का मतलब जो रिसर्च सुपरवाइजर होगा आपका, वो प्रॉपर सही तरीके से हो। कहने का मतलब इसका ये है कि उनका उन्होंने अपने टाइम के अंदर जो रिसर्च की है, उनकी जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, उनके जर्नल्स देख सकते हो आप, उन्होंने भी किस किस जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश कर रखे हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है। अगर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पेपर पब्लिश कर रखे हैं, तो आप लोगों का भी डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। तो उनका एक्टिव सुपरवाइजर क्या होता है, डे टू डे, मतलब क्या होता है, अपडेट रहता है और उसको काफ़ी नॉलेज होती है, और अच्छे लेवल्स पे जर्नल्स में पेपर पब्लिश है, तो वो आपका भी डेफिनेटली अच्छे जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश करवाएगा। तो ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर चूज ए सुपरवाइजर हु शेयर्स योर रिसर्च इंटरेस्ट। मतलब कि जो आप सुपरवाइजर ढूंढ रहे हो उसका रिसर्च इंटरेस्ट अच्छा हो, जैसे कि आपके अंदर कोई आइडिया हो तो आप उनसे डिस्कस करो और वो उस उनका भी इंटरेस्ट बने, तो दोनों अगर सेम टॉपिक के ऊपर काम करेंगे तो रिसर्च अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। फिर चूज ए सुपरवाइजर हु यू विल गेट ऑन विद। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्टर एजुटेशन अगेन मैंने बताया कि 4 to 6 years लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, लॉन्ग प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। वर्किंग विद योर सुपरवाइजर फॉर ए टाइम बिफोर रजिस्टरिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 25 जो रूल नंबर है, कहने का मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रखी है, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से उसी सुपरवाइजर के अंडर पीएचडी करते हो तो बेनिफिट है, क्योंकि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपको डिग्री करते हुए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो
वो दिक्कत नहीं आएगी। एक नई इंस्टीट्यूट में या नई जगह पे जाके आप स्टार्टअप करोगे। और जो स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है वो प्रॉब्लम फेस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती भी है, वो चीज़ें आप डिस्कस भी नहीं करोगे और वैसे मतलब पता होता है, वो फील हो जाती है जब आप उस टाइम पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट जो हम रूल की बात कर रहे हैं, मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर। अगेन वही जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपका क्या है कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी रिसर्च है उसी टाइम पे आपका गाइड आपकी हेल्प करेगा, जब आपकी डिग्री भी हो जाएगी तब भी उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा, तो इन फ्यूचर आप उसी यूनिवर्सिटी या उसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर लग जाओगे, प्रोफेसर लग जाओगे, तो इन फ्यूचर भी वो चीज़ें हेल्प करती है। तो कभी भी सुपरवाइजर के साथ बिगाड़नी नहीं है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। फिर हम बात करते हैं चेक वेदर योर सुपरवाइजर इज लाइकली टू स्टे इन योर यूनिवर्सिटी। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो आपका सुपरवाइजर चूज कर रखा है, अगर आप हॉस्टलर हो, वहाँ पे रहते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप टाइम टू टाइम उनको हॉस्टल उसमें कैंपस के अंदर भी टाइम ले सकते हो, उनके मतलब घर भी जा सकते हो, उनसे मिल भी सकते हो। और दूसरा, जैसे कि आपने जो सुपरवाइजर चूज करना है वो इस टाइप से हो कि उनका जो वर्किंग टाइम है, उनकी जो एज है, वो अभी उस यूनिवर्सिटी में 4 5 6 साल तक उनका टर्म पीरियड रहता हो जॉब का। ऐसा नहीं हो कि उनका लास्ट ईयर चल रहा है, आपने चूज कर लिया, फिर उनकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट होने के बाद फिर कोई दूसरा सुपरवाइजर मिला आपको, तो ये दिक्कत आती है। फिर नया नए टीचर के साथ रिलेशन बनाना और वो आपका काम को सुपरवाइज करेगा, तो ये काफ़ी टाइप की दिक्कत आती है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें चेक आउट योर सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फिर रूल नंबर 29, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अगेन मैं बता रहा हूँ कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी रिसर्च की, वो आपका काम है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। और जो सुपरवाइजर है उनका जो आपका काम होता है वो आपको सिर्फ एडवाइस देना, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ताकि आप एक राइट ट्रैक पे काम करते रहो। तो यही सुपरवाइजर का रोल होता है, तो उनके ऊपर टू मच डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सुपरवाइजर हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर जब आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करेंगे तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए फर्स्ट जो रूल आता है, फाइंड ए टॉपिक रिसर्च क्वेश्चन दैट इंटरेस्ट यू। फिर अगेन मैंने बताया कि डॉक्टर एजुटेशन में टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड का काम है, तो जो टॉपिक होगा उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको एंजॉय कर पाओगे। फिर अवॉइड फैट टू जोर टॉपिक्स। फैट टू जोर मीन्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऑन द डे, मतलब टाइम लगेगा डाइजेशन में, तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है आपको जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो और रीडर्स उसको अच्छे से रीड कर सकें। एकेडमिक्स आर नॉट जर्नलिस्ट, देयर वर्क नीड्स रिमेन रेलिवेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मीन्स टू से जो आपका काम है, रिसर्च का जो टॉपिक है, वो आपको काम करने के बाद भी आने वाले कई साल तक वो चीज़ चलेगी। ठीक है, वो पेपर पब्लिश है, वो भी कोई और स्टूडेंट या और कोई रिसर्चर पढ़ेगा। तो टॉपिक अच्छा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी ऑकवर्ड टॉपिक के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दो। Rule number 32, find a topic research question that makes a substantial contribution to the literature. अगेन वही रिसर्च क्वेश्चन टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जो लिटरेचर के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। फिर पुट 3 ब्रिक्स ऑन द वॉल ऑफ नॉलेज, मीन्स कम से कम आप अपनी ड्यूरिंग रिसर्च के अंदर 2 या 3 पेपर पब्लिश करो जिसकी वजह से आपकी नॉलेज वहाँ पे दिखे, जर्नल्स के अंदर, अच्छे जर्नल्स के अंदर पेपर पब्लिश हो और जो लिटरेचर के अंदर नॉलेज को शो करें। ठीक है। डोंट मैग्नीफाई द रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रीब्यूशन टू अनरियलिस्टिक प्रोपोर्शन। मीन्स आपको क्या करना है, रिसर्च एक्चुअली मैं बताता हूँ रिसर्च होती क्या है। रिसर्च का मतलब होता है, रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग। ठीक है। तो इसमें आपको कोई आइंस्टीन की जैसे कोई कोई थ्योरी डेवलप नहीं करनी। ठीक है, जो ऑलरेडी काम हुआ है उसको रीड आउट करके अपनी थ्योरी के साथ काम करना है और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आपको डेवलप करनी है। ठीक है, तो आइंस्टीन की तरह आपको कुछ नई चीज़ें इन्वेंट नहीं करनी, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चूज ए टॉपिक इन एन एरिया यू आर लाइकली टू टीच। जब आपका मतलब कि कोर्स वर्क चल रहा होगा और अगर आपको जो लोड मिलता है
फेलोशिप स्कीम के अंडर। तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो या जो आपकी लैब चल रही है वो उस टाइप की चीज़ें आप यूज लो वहाँ पे, सब्जेक्ट और लैब जो आपके रिसर्च वर्क से हेल्पफुल करे, मतलब रिसर्च वर्क से रिलेटेड हो और जिससे आपकी हेल्प हो रिसर्च के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट, राइट ए डिसर्टेशन प्रपोजल। मोस्ट मतलब कि इसके अंदर कहने का मतलब है कि जब आप एडमिशन लेते हो, एमटेक जैसे आपकी हो गया, आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक अच्छा डिसर्टेशन प्रपोजल लिखना आना चाहिए। ठीक है। और राइट एंड डिसर्टेशन प्रपोजल, तो इन्होंने कहा कि माई सुपरवाइजर सेज, प्रोफेसर सिडनी कहते हैं कि उन्होंने मतलब आई राइट 10 प्रपोजल्स आई डिड सो। क्यों उन्होंने मतलब 10 प्रपोजल्स लिखे? क्योंकि जब आप प्रपोजल्स बार बार में लिखते हो तो एक नए आइडिया या अच्छा टॉपिक के अंदर आपको टॉपिक फाइंड आउट करने में मदद होती है, जिससे आप मतलब प्रायर लिटरेचर को समझ पाते हो। तो ये एक डिसर्टेशन प्रपोजल प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए, और कम से कम 10 तो आप लोग लिखो जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करते हो। नेक्स्ट हम बात करें समराइज 10 आर्टिकल्स। अगेन वही सेम कि 10 आर्टिकल्स आप समराइज करो और उसमें से आप बार बार में उसको रीड आउट करके प्रायर लिटरेचर को पढ़ के अच्छे तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाओ। नेक्स्ट, रूल नंबर 30, अवॉइड द फ्लंडर फैक्टर। इसका मतलब क्या? अगेन वही कि ऑकवर्ड या अननेसेसरी या कोई इस तरीके का फ्लंडरिंग टाइप का टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे आप कोई चीज़ प्रोडक्टिव ना हो, अनप्रोडक्टिव चीज़ पैदा हो। ठीक है। तो कोई रेलिवेंस होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए चीज़ें। तो इसलिए इस चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, कोई अच्छा टॉपिक चूज करके जो रेलिवेंट हो उस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 4, अब बात आती है कि रिसर्च क्वेश्चन भी हो गया, तो वर्किंग विद योर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के साथ आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले हैव रेगुलर मीटिंग्स विद योर सुपरवाइजर। आप अपने सुपरवाइजर से बात करके रेगुलर उनके साथ मीटिंग फिक्स करो, जैसे कि 1 वीक में, 1 मंथ में या 2 मंथ में टाइम लो उनसे। और उनको मतलब उनका क्या होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है। प्रोफेसर लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बिजी होते हैं, सो मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। तो आपको उनके साथ मिलकर टाइम लेना है। ठीक है। तो वो आपको डेली टाइम नहीं देंगे, तो उनके साथ टाइम टू टाइम मिलते रहो और अपना काम चेक करवाते रहो। गिविंग योर सुपरवाइजर रिटन एज वेल एज वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ प्रोग्रेस। जो भी आप सुपरवाइजर के साथ मिल रहे हो उनको रिटन में और एज वेल एज वर्बल मिल के या बोल के, मतलब उनके साथ बात करके अपनी चीज़ों को बार बार शो करते रहो ताकि आपको एक क्वालिटी टाइप फीडबैक मिले। ऐसा नहीं हो कि आप अपने सुपरवाइजर को मिल ही नहीं रहे, 3 महीने गायब हो गए, 3 महीने के बाद अगर आप सडनली जाते हो तो फिर क्या होता है कि रिलेशन भी बिगड़ता है और उससे प्रोफेसर भी गुस्सा होते हैं, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देते। ठीक है। तो क्या है कि अगेन मैंने बताया कि सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। टेक नोट्स ऑफ योर सुपरवाइजर एडवाइस। जिस टाइम आप अपने सुपरवाइजर को मिलो, एक डायरी और पेन या कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी वो एडवाइस दे रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि कई बार चीज़ें वर्बली बताने के बाद सभी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, कोई एक आधी चीज़ स्किप हो जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्ले टेनिस विद योर सुपरवाइजर। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि आपको अपने सुपरवाइजर को कहना कि सर चलो हमें टेनिस खेलना है। प्ले टेनिस विद सुपरवाइजर का मतलब है कि जैसे हम टेनिस खेलते हैं कि सुपरवाइजर ने आपके कोर्ट के अंदर एक बॉल फेंकी, मतलब आपको कोई काम करने के लिए बोला, तो उसको इमीडिएटली उस काम को जल्दी से जल्दी करके गेट इट बैक टू द सुपरवाइजर एज फास्ट एज यू कैन। उसको जल्दी से जल्दी काम करके उनके कोर्ट में वापस बॉल फेंक देनी है। ठीक है। ये मतलब है इस चीज़ का। कभी कहोगे सर सुपरवाइजर के साथ हमें टेनिस खेलना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू योर सुपरवाइजर एडवाइस। जो भी आपका सुपरवाइजर आपको कह रहा है उसको आपने लिसन करना है, सुनना है, समझना है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो उसको आपको काम करके उनको वापस में दिखाना है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 5, कंडक्टिंग द रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे। रूल नंबर 45, हैव ए डॉक्टरल कंप्लीशन प्लान। मतलब कि आपको अपनी खुद की उन डेडलाइंस को देखना है और उसके हिसाब से एक डिटेल प्लान तैयार करना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है। किसी कारणवश अगर आप उस चीज़ को, जो आपकी डेडलाइंस है, जो आपने प्लान बना रखा है, वो पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको बार बार में क्या करो, रिफाइन। मेक श्योर योर प्लान इज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। तो उसको टाइम टू टाइम रिफाइन करो। जैसे कि कहने का मतलब ये है, आप
अपने जो चैप्टर्स वगैरह उसको ड्राफ्टिंग स्टार्टिंग कर दो टाइम से पहले ही, और उसको टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको बाइंड कर दो डिसर्टेशन को विद इन टाइम जो आपने प्लान किया। अगर आपने सोचा कि मैंने 3 साल में डिग्री करनी है, तो आप देखो कि क्या 3 साल में आपने जो प्लान बना रखा है उसके हिसाब से कर पाओगे। ठीक है, तो इसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, मीट योर ओन डेडलाइंस। मतलब कि आप मतलब काम कर रहे हो रिसर्च का, कभी घर में कोई शादी आ गई या कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। तो आप अपना जो आपने शेड्यूल प्लान किया था, मान लो कि आज सारी कंडीशन ठीक है, आपने अगले 2 महीने का प्लान कर लिया और उस 2 महीने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो गैप है उसमें अगर जो फॉल है उसको आप कैसे अचीव करोगे, उसको कैसे कैच करोगे, तो आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। आइडेंटिफाई की माइलस्टोन्स इन योर प्लान मीन्स टू से कि जो की माइलस्टोन्स है कि आपने डिसाइड कर लिया कि इस अगले 6 महीने में मेरे को ये सभी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, तो वो 6 महीने के अंदर वो सभी चीज़ें आप अचीव कर पा रहे हो जो आपने प्लान तैयार कर रखा है, जो आपका रिसर्च प्लान आपने तैयार किया था। ठीक है, क्या वो आप गाइडलाइन जो डेडलाइंस है उसको मीट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सभी मतलब इन सभी बातों का। नेक्स्ट, कंप्लीट योर कोर्स वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्स वर्क क्या होता है कि लंबा चलता है, 1 साल भी लग जाता है, तो कोर्स वर्क को जितना हो सके मतलब लंबा चलने का मतलब कि हर एक सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो उसको जो कोर्स वर्क के अंदर आप सब्जेक्ट चूज करते हो, तो एक तो उसका ध्यान रखना है आपने कि वो कोर्स वर्क के सब्जेक्ट आपके रिसर्च वर्क से रिलेट करते हो। ठीक है, तो जो आप वहाँ पे पढ़ोगे वो नॉलेज भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपके रिसर्च में हेल्प हेल्प करेगी। और कोर्स वर्क को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फारिग करो, ताकि आप अपनी डिसर्टेशन के ऊपर फोकस कर सको, अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस कर सको। बिकम ए वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन योर थ्योरी मीन्स टू से मतलब जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो भी आप थ्योरी यूज कर रहे हो अपने रिसर्च वर्क के अंदर, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो आपको वो सभी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ, बिकम ए वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन योर मेथड एंड मेथोडोलॉजी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेन बात मैं जैसे कहूँ मेथड, आपने यही मेथड क्यों यूज किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये मेथड क्यों यूज किया। आपके पास हर एक क्वेश्चन का रीजन होना चाहिए, वाई यू यूज दिस मेथड, ये मेथोडोलॉजी क्यों यूज करी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो पास्ट में है वही सेम चीज़ें यूज कर ले। ठीक है, तो आपको इसके बारे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पता होनी चाहिए सभी चीज़ें। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, बी फेमिलियर विद योर यूनिवर्सिटी पॉलिसीज ऑन रिसर्च। हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक इंस्टीट्यूट की कुछ एथिकल अप्रूवल के लिए कुछ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन और पॉलिसीज होती है, जो आपको एडमिशन लेने के बाद वो सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए कि क्या वहाँ पे पॉलिसी उनको सभी को फॉलो करना चाहिए, एथिकल तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, ये एथिक्स क्या होती है, एथिक इन रिसर्च, ये जब आप एडमिशन ले लोगे मास्टर डिग्री के अंदर भी आप पढ़ते हो और पीएचडी के अंदर भी, मोस्टली जहाँ तक मेरा आइडिया है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, तो वो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये अगेन एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर भी फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये आपको रिसर्च करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो इससे फेमिलियर है वो समझिए होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट योर वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करो कि कहाँ पर कोई वर्कशॉप हो रही है, कहाँ पे कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ पे अपने वर्क को प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन बनाना सीखो अपने। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बार बार प्रेजेंट करने से प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो लोगों से मिलोगे तो कोई नई आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू गेट फीडबैक। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपने आप में पूरा मतलब सही तरीके से 100% सही होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि फीडबैक लो, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज, वहाँ से फीडबैक लो ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में हो। ठीक है, डिस्कस करोगे नई नई चीज़ें पता चलेगी, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अटेंड डॉक्टरल कोलोकिया एंड वर्कशॉप्स, बताया मैंने अभी आपको वर्कशॉप अटेंड करो। वर्कशॉप अटेंड करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जो नई जगह पे जाओगे वहाँ पे आपके लिंक एस्टेब्लिश हो गए, और जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के टाइम पे आपको कोई टेस्ट करवाना है वो आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि किसी वर्कशॉप में आपको कोई पर्सन मिला था, और उसके थ्रू आप उस इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट करके वो टेस्ट करवा सकते हो, वो आपको मेल कर सकता है, मिल सकता है।
ठीक है, तो इस तरीके से हेल्प होती है। और डॉक्टर कोलोकिया का मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मतलब कि कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क एंड सोशल कंप्यूटिंग रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, मीन्स टू से कि एक पीएचडी स्टूडेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग आपस में बात कर सकते हो अपने वर्क के रिलेटेड। ठीक है, और ये क्या होता है, CSCW, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क एंड सोशल कंप्यूटिंग, ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम करके डिस्कस करके बात कर सकते हो। अटेंड डिपार्टमेंटल सेमिनार्स, तो क्या होता है कि जब डिपार्टमेंटल में कोई सेमिनार्स होते हैं तो उसको आप अटेंड करो, जिससे आपको विजिटिंग एकेडमिक्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और आपको टॉपिक के बारे में पता चलेगा, और जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तब भी आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेज पे आगे प्रेजेंट करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके फील्ड से रिलेटेड हो, तब भी आप सीखोगे कि कैसे स्टेज पे जाके आपको प्रेजेंट करना है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसलिए आपको डिपार्टमेंट सेमिनार अटेंड करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6। अब आपको टॉपिक फाइनल हो गया, सुपरवाइजर मिल गया, और आपने रिसर्च को राइट कैसे करना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 6, स्टार्टिंग राइटिंग योर डिसर्टेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर टोटल स्टडी। यही सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है जो आप लोग नहीं समझ पाते। क्या करते हो कि कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, लैब में गए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डाटा लिया, लेकिन उसको लिखने के लिए आप लास्ट के 6 महीने 1 साल को रिजर्व रखते हो। जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होती है, टाइम टू टाइम आपकी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है, ठीक है, DRC मीटिंग्स होती है, तो उन सभी के अंदर प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। तो आपको अपना काम पैरेलल में करना है। ठीक है, पहले दिन से ही आपको कम से कम 15 मिनट्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, मतलब डेली आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो राइटिंग जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं लर्न टू राइट। आपको ये सभी लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, उसमें आप देखते हो कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंसेस कैसे लिखने, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको लिखने से ही समझ में आएगी कि MS वर्ड के अंदर जो आप काम लिखते हो उसको कैसे राइट अप करना है। नेक्स्ट, नो हाउ टू मेक एन आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉजिकल फैलेसीज होने चाहिए, मतलब कि फ्लॉड नहीं होने चाहिए, फ्लॉड एंड डिसेप्टिव फॉल्स आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक प्रूव मतलब ऐसी रीजनिंग होनी चाहिए जिसको आप प्रूव करो अच्छे तरीके से, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, मतलब बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। फिर आती है बात डिसाइड ऑन द मॉडल ऑफ वेजिटेशन टू परस्यू। कहने का मतलब ये क्या आता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग रूल होते हैं और कहीं पे अलग रूल होता है कि आप अपनी PhD को एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट जो 200-300 पेजेस का हो जाता है उसमें भी कर सकते हो, और एक 3 पेपर मॉडल में भी कर सकते हो। 3 पेपर मॉडल के अंदर आपको 3 पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, जिसमें 5000 से 10,000 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो उसको एक अच्छे आर्टिकल के अंदर पब्लिश करके भी आप अपनी थीसिस को, वेजिटेशन को, 3 उसके अंदर आप पेपर्स के अंदर कंप्लीट करके भी शो कर सकते हो इन कंपैरिजन टू एक लॉन्ग टाइप डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरस्टैंड योर यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन कंसर्निंग PhD डेजिटेशन। अब वही मैंने अभी बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल होता है, तो आपको उसकी वहाँ के सभी की रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए कि आपको डिग्री करने के टाइम पे, PhD करते हुए आपको रिसर्च वर्क के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो आपको फर्स्ट डे ऑफ बिगिनिंग से पता होना चाहिए। बाद में अगर आप मान लो काम स्टार्ट कर दिया, बाद में आपको पता चले कि आपने कोई गाइडलाइन फॉलो ही नहीं की, तो आपका वो सारी मेहनत जो आपने काम किया वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको बिफोर PhD में एडमिशन लेने से पहले ही पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग योर डेजिटेशन विद ए टेबल ऑफ कंटेंट, मीन्स मतलब जब आप काम कर रहे हो तो एक वो जिक्सा टाइप का काम बन जाएगा। जिक्सा पजल होता है, जैसे जैसे आप इसमें देख रहे हो पिक्चर में अलग अलग टुकड़े हैं, और ऐसे ही आप मतलब लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है उसका। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो हम जैसे कि कोई बुक पढ़ते हैं देखते हैं ना, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को ओपन करते ही हमें पता चल जाता है कि इस पेज पे ये वाली टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो राइट साइड में कंटेंट्स में एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ फिगर, टेबल, एब्रीविएशन, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, जनरल बैकग्राउंड, इस तरीके से मतलब टाइटल, सब टाइटल इस टाइप से होना चाहिए।
लुक एट ब्रेनन 1998 टेम्पलेट टू बिगिन योर टेबल ऑफ कंटेंट। अगेन मैंने वही बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होती है कि जो आपका ये लॉन्ग बुक टाइप की जो आपकी डाइजेटेशन तैयार होगी उसको पढ़ने में आसानी होगी, और कोई भी जब उसको खोलेगा तो उसको बिल्कुल इंडेक्स देख के ही वो सब चीज़ें पता चल जाएगी, और जिसको जो चीज़ देखनी है वो डायरेक्ट उस पेज तक पहुंच पाएगा। थिंक अबाउट योर डाइजेटेशन स्ट्रक्चर टेबल ऑफ कंटेंट रेगुलरली। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको रेगुलरली चेक करते रहो। कहने का मतलब आपने डाल रखा है कि इंट्रोडक्शन पेज नंबर 3 पे था, और वो काम करते हुए कभी आपने उसमें एडिटिंग कर दी, पिक्चर डाल दी, वो पेज नंबर 3 पे ना होकर वो पेज नंबर 5 पे चला गया, तो इसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है। प्रिपेयर ए डाइजेटेशन मास्टर डॉक्यूमेंट। रूल नंबर 65 मतलब कि आपको अपनी डाइजेटेशन एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से होलिस्टिक मैनर के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, सेपरेट फाइल्स के अंदर। फिर कीप बैकअप कॉपीज ऑफ योर डाइजेटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 66 को आप मार्क कर लो। ये चीज़ की मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में गलती करते हैं। कहने का मतलब जो आपकी डाइजेटेशन है, जो आपकी सिनॉप्सिस आप सबमिट कर रहे हो, जो भी पिक्चर्स है, जो भी पेपर्स है, उस सभी की आपके पास मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए। जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, डेस्कटॉप पे है, विंडो करप्ट होगी तो डेस्कटॉप का डाटा चला जाएगा। उसके अलावा इसको मेल पे रखो, पेन ड्राइव में रखो, 2-3 जगह पे इसको रखो, लेकिन वो सभी जगह ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के जो आपका साथ में फेलो है उसी की कॉपी कर दिया और वो भी सेम टॉपिक पे काम कर रहा हो या सेम फील्ड में हो, वो आपका मिसयूज कर ले। तो जो हमारा डाटा है, जो हम भी राइट कर रहे हैं, जो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए उसका। फिर उसके बाद रूल नंबर 67, रीड ए बिट, राइट ए बिट, राइट ए बिट, रीड ए बिट। मीन्स जो भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो उसको समराइज करो और उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, और फिर उसको अपनी डाइजेटेशन में इंक्लूड करो। रीड अदर डाइजेटेशन मतलब जो आप डाइजेटेशन पढ़ रहे हो, जो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है या जहाँ से भी आप उठा रहे हो, तो वो एक अच्छे लेवल की अच्छी डाइजेटेशन हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो। उसको ओपन करके जब आप देखोगे कि क्या स्टाइल है, क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, तो उस सब चीज़ों को आपको देख के क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, टॉप क्लास डाइजेटेशन को उठाओ और उसको पढ़ो, और अवॉइड लुकिंग एट बैड डाइजेटेशन। ठीक है, बैड डाइजेटेशन को स्किप आउट करो। राइट ऑलमोस्ट एवरी डे। यही अगेन मैंने आपको बताया, डाइजेटेशन जो आपकी होगी वो 200-300 पेजेस का एक लॉन्ग टाइप की बुक बनेगी, और आप इसको मतलब क्या है कि राइट ऑलमोस्ट एवरी डे, डेली लिखने की हैबिट बनाओगे तो आपको लिखने में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे तरीके से लिख पाओगे, क्लैरिफाई कर पाओगे आइडिया जो आपने बढ़िया तरीके से, और सुपरवाइजर को टाइम टू टाइम काम दिखा पाओगे। ठीक है, तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छे से बनेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइट ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब हर दिन आप थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि ये जैसे आप लोग डिग्री करते थे या मतलब हम लोग डिग्री करते थे। ठीक है, मतलब कि 6 महीने का सेमेस्टर है, बस लास्ट की एक नाइट पढ़ा और अपना हो गया काम, पास हो गए, चलो भाई। तो माना कि हम सभी इंजीनियर्स हैं जो भी है, तो ऐसे नहीं होता इसमें। ठीक है, जो डाइजेटेशन रिसर्च वर्क है उसमें हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे सारा काम। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो, तो प्रॉपर तरीके से इस पे काम करो। ठीक है, फिर उसके बाद रूल नंबर 70, चूज ए ग्रेट टाइटल। मतलब कि क्या कि जो आपका टाइटल है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट में क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी थीसिस का सबसे मेन मतलब डाइजेटेशन का एक मेन टाइटल होता है जो आपको पूरी सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके ऊपर मेन ध्यान रखना आपने। ठीक है, फिर मेक श्योर योर प्रिलिमिनरी मटेरियल इज प्रेजेंटेड करेक्टली। कहने का मतलब जो प्रिलिमिनरी मटेरियल है, जो मैंने बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो आपका पेज है वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। उसमें टाइटल पेज क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ फिगर है, टेबल फिगर्स है, पब्लिकेशन है, वो सभी क्या है, एक्नॉलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट होलिस्टिक मैनर में प्रिलिमिनरी मटेरियल में सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, राइट है ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जब आप कोई पेपर डाउनलोड करते हो किसी भी साइट से, एलजीवियर का या वेब ऑफ साइंस से, जहाँ से भी आप कोई पेपर डाउनलोड करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, टाइटल को पढ़ते हो, टाइटल के बाद आप क्या पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हो। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पूरे रिसर्च पेपर का जो शॉर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या सभी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अगर आप लोग जो रिसर्च कर रहे हो उनको सभी को पता है कि रिसर्च पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो एग्जामिनर्स भी सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी
जो आपने रिसर्च करी है उसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसको समराइज करके प्रॉपर तरीके से लिखें। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि आपको पता है जब भी पेपर डाउनलोड करते हो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या पढ़ते हो आप लोग? कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छे से काम करना है। रूल नंबर 73, प्रोवाइड लॉट्स ऑफ साइन पोस्ट फॉर योर रीडर्स। मतलब मैंने बताया हेडिंग डाली, फिर सब हेडिंग डाली, फिर सब हेडिंग डाली। तो ऐसे होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन में वन के अंदर कोई आपने टॉपिक डाला, 1.1 के अंदर अगेन सब टॉपिक है, फिर देन सब हेडिंग में 1.1.1। इस तरीके से आपको क्या करना है, डुप्लीकेट योर रीडर्स थ्रू द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर सीक्वेंस में सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जो उसको बुक को आपकी जो ये आप थीसिस या डिसर्टेशन है जिसको वो पढ़ रहा है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस में इंटरेस्ट बने। ठीक है, तो अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप, कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, स्टोरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है कि जो कड़ियाँ है ना वो अच्छे से जोड़ नहीं रखी होती, तो एक मोमेंट के बाद दूसरे मोमेंट का कोई मैच सा नहीं कर पाते, मेल नहीं खाता। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बॉन्डिंग बननी चाहिए सबके बीच में। ठीक है, एक तरीके से मतलब बॉन्डिंग होनी चाहिए, लुब्रिकेशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, इस तरीके से मतलब जो रीडर है उसको पढ़े तो मजा आए। ठीक है, फिर लुब्रिकेट योर रीडर्स थ्रू द इशू फॉर रिसर्च। अगेन वही कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वे में होना चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में मजा आए और उसको फिर हर चीज़ क्लियरिफाई हो। ठीक है, क्लियरली समझ में आए, खोज पोच नहीं होनी चाहिए। फिर पे स्पेशल अटेंशन टू द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर। ये सभी को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहले चैप्टर पे और लास्ट चैप्टर के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। ठीक है, तो लास्ट में जब आप मूवी देखते हो ऐसे ही होता है ना, क्लाइमैक्स रह गया, जब फिल्म स्टार्ट होती है तब मजा आता है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छा नहीं है तो आपकी थीसिस ट्रबल के अंदर मतलब पढ़ सकती है, और लास्ट चैप्टर अगर सही नहीं है, लास्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए, लिमिटेशंस, फ्यूचर स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। डोंट ओवरलुक लिमिटेशंस, फ्यूचर रिसर्च एंड इम्प्लीकेशन। द लास्ट चैप्टर शुड कंटेन सेक्शंस ऑन लिमिटेशन, फ्यूचर रिसर्च, इम्प्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि आप लोग काम करोगे, लास्ट में टाइम कम रह जाते हैं और इन टॉपिकों के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इसमें मैं अगर आप आपको बताऊं कि ये जो सेक्शंस हैं इसमें प्रॉपर डीप थॉट एंड एफर्ट लगते हैं, पूरा सोचना पड़ता है, पूरा एफर्ट लगता है, तो इन सेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है। तो इसको ध्यान में रख के ही काम करें तो बेटर है। कंप्लीट ए लिटरेचर रिव्यू, मतलब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे जर्नल्स में से आर्टिकल्स पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हो बढ़िया तरीके के पेपर पढ़ के। जज व्हाट टू पुट इनटू अपेंडिसेस, मतलब मोस्ट एजिटेशन कंटेन द मेन टेक्स्ट इन चैप्टर एंड अपेंडिसेस। ठीक है, मोस्टली जो डेजिटेशन होती है उसमें मेन टेक्स्ट क्या होता है चैप्टर्स के अंदर और अपेंडिसेस के अंदर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अपेंडिसेस के अंदर क्या किस टाइप का मटेरियल डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, डिटेल फॉर्म होती है, जो आपकी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसकी डिटेल्स होती है। तो अपेंडिसेस के ऊपर भी अच्छे तरीके से आपको काम करना है कि क्या उसके अंदर रखना है क्या नहीं रखना। राइट टू टेल ए स्टोरी, मैंने बताया कि आपकी जो डेजर्टेशन है वो एक प्रॉपर स्टोरी वे में होनी चाहिए, ताकि रीडर्स को उसमें पढ़ते हुए मजा आए। और वो स्टोरी कैसे होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कड़ी से कड़ी जुड़ती रहनी चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाके पढ़ते हुए उसमें क्या है मजा। ठीक है, इंटरेस्ट बने ना प्रॉपर। चूज यूर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग सिस्टम एट द आउटसेट, मतलब कि क्या जो साइटेशन आप करते हो उसके लिए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, मेंडले, जोटेरो, इस तरीके के हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्रॉपर साइटेशन करने के लिए, तो एक क्या प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, एक स्टाइल फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो गाइडलाइंस होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि इस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसको ध्यान में रख के आपको प्रॉपर तरीके से साइटेशन करनी है। जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं उन सभी को ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे।
तो प्लीज़ बने रहें, थोड़े से और वीडियो रहती है और थोड़े से रूल रहते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ें समझें। ओके, कॉपी, एडिट एंड प्रूफ रीड योर प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कॉपी पेस्ट करते हुए किसी ने गलत स्पेलिंग लिख रखी है तो वो गलत चीज़ ही वहाँ पे आ जाती है। तो आपको क्या करना है, एमएस वर्ड के अंदर जब आप लिखते हो तो उसमें प्रॉपरली ग्रामरली चेक करनी है जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करना है, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो उसके लिए आप प्रूफ रीडर या कॉपी एडिटर टाइप की, ट्रांसलेटर टाइप की ऐप यूज कर सकते हो, जिसमें आप हिंदी में बोल के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अपनी डेजिटेशन के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और अपने गाइड को भी बोल सकते हो कि सर मैं या मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो भी उसमें हेल्प करेंगे आपकी चेंज करने के लिए या आपको तरीके बताएंगे। तो इस टाइप से क्या है कि प्रॉपर तरीके से आपको इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, द वाइवा वॉज एंड पीएचडी एग्जामिनेशन। अब आपने थीसिस को राइट भी कर लिया, अब आती है बात उसको प्रेजेंट करने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम पे आपका यही काम बचता है, लिखने के बाद प्रेजेंटेशन तैयार करना और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 83 रूल नंबर क्या कहता है, अंडरस्टैंड योर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन कंसर्निंग पीएचडी एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे कि क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि आप जो एग्जामिनर्स हैं वो जो डॉक्टर स्टूडेंट है वो खुद भी मतलब डिसाइड कर सकता है या फिर जो सुपरवाइजर है वो डिसाइड करता है। तो प्रॉपर तरीके से वो आप चूज करो, ठीक है। और उसमें यूनिवर्सिटी की रेगुलेशन को उसमें पढ़ो कि किस टाइप से डिसीजन होगा, मतलब क्या भी मतलब व्हाट आर द एग्जामिनर्स डिसीजन ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। मतलब कि वो अरेंज करेंगे या आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये रूल नंबर 84 भी यही रिलेट होता है, इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर चूज योर एग्जामिनर केयरफुली। आपने सुपरवाइजर के साथ बात करके एग्जामिनर अच्छा चूज करो। और एग्जामिनर अच्छा चूज करने का मतलब ये नहीं कि भाई जहाँ से आपकी डिग्री इजीली निकले, मेन मोटो कि उसका प्रोफाइल अच्छा हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो तो उस एरिया से रिलेटेड हो और उस एरिया के अंदर वो अपनी फील्ड का धुरंधर हो, ठीक है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा एग्जामिनर से अगर आप तो उसके बाद आपको फ्यूचर भी काफ़ी हेल्प होगी और अच्छे लेवल पे पब्लिकेशन कर सकते हो। और आप मतलब कि बड़े लेवल पे जब जाओगे जॉब वगैरह में भी आपकी हेल्प होगी, ठीक है। एक अच्छे रेपुटेड पर्सन के अंडर आपने डिग्री निकाल ली है तो फिर यूर पीएचडी एग्जामिनर कैन हेल्प यू टू गेट पब्लिश्ड, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको फीडबैक देगा, वो आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए बोलेगा और उसको क्या करेगा, रेफर्ड जर्नल के अंदर क्या करेगा, रिव्यू करने के लिए डालेगा, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जामिनर होगा तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी पब्लिकेशन के अंदर भी। फाइंड आउट व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ द वाइवा कोर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ये फाइंड आउट करो कि जिस दिन वाइवा प्रेजेंटेशन है आपकी वहाँ पे उसको वाइवा को अटेंड करने के लिए कौन कौन आ रहा है, ठीक है। सुपरवाइजर वहाँ पे अलाउड है या नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजर अलाउड टू अटेंड और नॉट, वाइवा वाइवा किस जगह पे हो रहा है, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, लेआउट फर्नीचर कैसा है, आईटी इक्विपमेंट कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कई बार जो हमारा वाइवा होता है वहाँ पे एक्सटर्नल नहीं आ पाता तो हमें ऑनलाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे प्रॉपर नेट फैसिलिटी, ठीक है, वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब सभी अरेंजमेंट जो भी होती है रिक्वायरमेंट वो सभी अरेंजमेंट्स आपको करनी है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए। नो यूर ऑडियंस, नो योर ऑडियंस मीन्स भी आपको एग्जामिनर्स का अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि किस टाइप की क्वेश्चनिंग होने वाली है, ठीक है। एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ ए वाइवा पोस्ट, मतलब वाइवा का मतलब क्या है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर एक्चुअली में ये देखना चाहता है प्रेजेंटेशन के अंदर कि जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो वो काम आपने खुद ने किया भी है या सिर्फ लिखा है, ठीक है। मोस्ट मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसे दे के किसी से लिखवा लेते हैं और उन्होंने कोई लैब वर्क या कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं की होती तो उसकी वजह से उसे कुछ नहीं पता होता। तो ये सभी चीज़ें चेक करता है कौन, एग्जामिनर, कि आपने वाकई में काम किया है या फिर राइट अप कराया है, ठीक है। एंटिसिपेट द क्वेश्चन यू माइट टू आस्क एज द वाइवा गोस, पहले ही आप एक लिस्ट तैयार कर लो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन सभी के आंसर आप फाइंड आउट करके
लिख के उनको याद कर सकते हो और सपोर्टिंग मटेरियल को आप रख भी सकते हो। ठीक है, डू ए मॉक 5 तो मतलब जैसे आप यूट्यूब्स वगैरह पे कई वीडियो भी देखते हो आईएएस वगैरह की इंटरव्यू की मॉक वीडियोज। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि आप वीडियोज भी देख सकते हो और अपना खुद का भी एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक नोट्स ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब जो जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं एग्जामिनर की तरफ से उसको नोट करके उसके आंसर को आप लिख सकते हो। और जब आपकी ये होगी वाइवा होगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है एंड ऑथोरिटेटिव। ठीक है, यू शुड वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन योर टॉपिक, मतलब आपको ये मान कर चलना है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आप में से आपके टॉपिक में से आपसे कुछ भी पूछ ले आप उसका आंसर दे सकते हो। वो चीज़ आपका खुद का काम है ना, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट रहना, आपको पूरी ऑथोरिटी, आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये काम मैंने किया है, ऐसे किया है। ठीक है, तो उसके अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। वो कब होगी, जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करोगे, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, क्यों मेथोडोलॉजी अडोप्ट की, क्या थ्योरी है, हर चीज़ का आपको प्रॉपर पता हो। डिफेंड बट नॉट बी डिफेंसिव, मतलब क्या है कि आप अपनी बात के लिए डिफेंड कर सकते हो बट डिफेंसिव नहीं रहना, मतलब लड़ाई नहीं करना। ठीक है, एग्जामिनर्स आपके काम के अंदर कमियां निकाल लेगा, एग्रेसिव नहीं होना, और कमियां निकालना अच्छी बात होती है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा और उस कमियों को ठीक करके अपनी लिमिटेशन में डालना होगा डेजिटेशन में। फिर फ्यूचर रिसर्च के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसको फ्यूचर रिसर्च करके इस तरीके की वीकनेसेस को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको डिफेंसिव नहीं रहना। ठीक है, डिफेंड कर सकते हो अपनी बात को, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वीकनेस सबके अंदर होती है। एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड टू मेक चेंजेस टू योर डेजिटेशन, एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि इसके अंदर ये सब चीज़ें चेंज करो। ठीक है, तो वो चेंज करना, अगर मतलब कि किसी चीज़ के लिए कोई कमियां निकल रही है, चेंज हो रहा है, तो अच्छी बात है। कमियां निकालना, चेंजेस कराना रिजेक्शन का पार्ट नहीं है। उसमें कमियां निकल रही है तो उसको आप आगे और ज़्यादा सुधार कर सकते हो उसके अंदर। और एक मतलब इसके अंदर जो हाईलाइट करके मैंने लाइन लिख रखी है वो पढ़ो आप एक बार। When I hear of a PhD passed without correction, I wonder is it because the examiner was lazy? मीन्स अगर भी कोई कमियां नहीं निकाल ली तो इसका मतलब क्या एग्जामिनर लेजी था? नहीं, विदाउट करेक्शन डज नॉट मीन द डेजिटेशन इज गुड। अगर किसी की डेजिटेशन के अंदर कमियां नहीं निकल रही तो उसका मतलब कि उसकी डेजिटेशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो कमियां नहीं निकल रही तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपकी डेजिटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। सेक्शन नंबर 8, पब्लिशिंग डॉक्टरल रिसर्च। अब बात आती है कि हमें कैसे इसको पब्लिश करना है। ठीक है, फिर आती है बात इसमें पब्लिश यूर डॉक्टरल रिसर्च, मतलब सुपरवाइजर जब आपका काम हो जाएगा ना तो सुपरवाइजर खुद हंग्री होगा टू पब्लिश, विल हेल्प डॉक्टरल स्टूडेंट्स पब्लिश देयर वर्क, की उसकी पब्लिकेशन हो अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स, जब आपका काम हो जाएगा तो आपको ऐसे फील नहीं करना कि आप लैडर के ऊपर चढ़ गए बिल्कुल, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स गेम के अंदर होता है ना कि एकदम से आप सीढ़ी चढ़ के 99 पे पहुंच जाते हो और फिर एकदम से एक नंबर आते ही मतलब 98 पे 99 पे वो बड़े वाला सांप आता है ना, स्नेक आता है, एकदम से वो एक नंबर आता है और गिर गिर के बिल्कुल आप 9-10 पे पहुंच जाते हो। तो ऐसी फीलिंग नहीं लेनी। ठीक है, अभी आपने काम कर लिया, आपने सोचा चलो मैं तो सीढ़ी चढ़ गया, मेरा हो गया काम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी डेजिटेशन को जब तक पब्लिश ना हो तो आपको ऐसे नहीं समझना कि मेरा सब काम हो गया, तो एकदम से आप नीचे भी गिर सकते हो, तो वो बड़ा बेकार मोमेंट होता है। और पीएचडी करने के बाद ऐसे हवाबाजी में भी नहीं आना कि मेरे को सब कुछ नॉलेज है, मैं मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि फर्दर पीएचडी के ऊपर भी पोस्ट डॉक्टरल डॉक्टरल डेजिटेशन भी होती है। ठीक है, फर्दर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो और पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये, इसको आप अच्छे से रीड करो, समझो। नेक्स्ट, को ऑथर विद योर सुपरवाइजर, फर्दर जैसे आपकी पीएचडी होगी तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ कोलैब करके काम कर सकते हो। वो ऑथर है या कभी आप ऑथर हो, को ऑथर बन के आप काम कर सकते हो, अच्छे अच्छे जर्नल्स में पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टूल नंबर 98, मेक श्योर योर सुपरवाइजर इज नॉट ए बाईलाइन बैंडिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाईलाइन बैंडिट का मतलब है कि आपका सुपरवाइजर सिर्फ ऐसा ना हो कि आपसे काम निकाल रहे। ठीक है, कई बार हम सुनते नहीं है कि भाई पीएचडी में कोई गाइड है वो आपसे काम ले रहे हैं। ठीक है,
और वो आपके एक्सपेंसेस पे घूम रहे हैं, या मतलब इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए ना। बहुत मतलब बेकार मोमेंट होता है ये, जिसके साथ तो बीत रही है तो उसको तो पता होगा, पर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। मेरा बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि आपके एक्सपेंसेस के ऊपर आपके फ्री राइड कर रहा है आपका सुपरवाइजर, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बोथ को ऑथर्स है, मतलब आपने अगर कोई पेपर लिखा है तो गाइड और सुपरवाइजर आप दोनों ही उसके लिए बराबर के हकदार हो। कभी आप ऑथर हो, सुपरवाइजर को ऑथर है, कभी वो ऑथर है आप को ऑथर हो, तो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे आप ही आप भर रहे हो सारा। ठीक है, पर लड़ाई मत करने लग जाना इस बात पे। ठीक है, फिर रूल नंबर 99, डोंट लेट योर पेपर लुक लाइक इट्स फ्रॉम ए टोटल डेजर्टेशन। मतलब जो अगर आप पेपर पब्लिकेशन के लिए डाल रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर एक डेजर्टेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से होना चाहिए और पेपर के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके लिए आप जो भी जर्नल के अंदर डालते हो उसका फॉर्मेट होता है, उसको पढ़ोगे समझोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगा। लेंथी नहीं होना चाहिए, रेफरेंसेस टू मैनी रेफरेंसेस डाल रखे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगेन वो एक बहुत बड़ा चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे, जो काम कर रहे हैं उस लेवल पे उनको पता है। ठीक है, तो अभी मैं नहीं बता सकता ज़्यादा उसके बारे में, तो प्लीज़ कोऑपरेट। एट लास्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूडिंग रूल, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम आ गए हैं एक बार फिर से। एन्जॉय योर डॉक्टरल स्टडी मीन्स जो पीएचडी रूल्स हैं ये आपको मतलब आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पे आगे खत्म होती है कि थ्रू आउट योर स्टडी। अगेन रूल नंबर 1, एन्जॉय योर डॉक्टरल स्टडी। जो आपका टॉपिक है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो अगर सेम होगा, मतलब अच्छे टॉपिक के अंदर जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसमें काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब बीत गया, कब डिग्री होगी। ठीक है, तो यही एकमात्र रास्ता है, एन्जॉय करो। एन्जॉय कब करोगे, जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप काम करना चाहते हो। धक्के से किसी भी फील्ड के अंदर मतलब डिग्री के अंदर एडमिशन मत लो, चाहे अच्छे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी उस टॉपिक के अंदर काम करो, जबरदस्ती मत करो, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँच गए उनको पता है। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि ये बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू पीएचडी। इंजीनियर्स गेट पे खड़ा है और वेट कर रहा है वेलकम। ठीक है, अब इसके अंदर आप जाओगे, ये एक भूल भुलैया दिख रही है और वार्निंग क्या लिख रखी है नीचे, वंस यू आर इन देयर इज नो वे आउट। अगर आपने एक बार इसके अंदर एंट्री कर ली तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। और क्या द ओनली वे आउट इज, क्या कौन सा वे है ओनली, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। बट मैं फिर भी बता देता हूँ, आप अपना ओपिनियन बताना कि क्या अदर वे आउट हो सकता है, मतलब किस तरीके से कौन सा रास्ता हो सकता है हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो द ओनली वे आउट इज बट कंप्लीट योर डॉक्टरल डेजिटेशन। जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर टाइम टू टाइम पे काम कंप्लीट करो और एंजॉय करते हुए लास्ट में यू आर द ओनली वे टू यू आर द ओनली वे टू आउट दिस। ठीक है, मतलब आप ही एक मात्र रास्ता हो जितना जल्दी काम करके जितना जल्दी इधर से निकल सकते हो। अगर आप इस भूल भुलैया में घुस गए तो जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी आप इसमें से रास्ते से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और वो ऑप्शन क्या है, जस्ट कंप्लीट योर डॉक्टर स्टडी विद इन ए गिवन पीरियड। एट लास्ट में मैं बताऊं तो कंक्लूजन क्या निकला, जो भी हम सब ये सारे रूल हमने पढ़े, इन्होंने क्या कहा, नियम ब्रेनर ने बोला कि जो 100 रूल्स है ये नॉट एग्जॉस्टिव, ये सिर्फ 100 रूल्स के अंदर समाप्ति नहीं हुई। दीज मतलब जो दीज रूल्स डू नॉट गारंटी सक्सेस इन टोटल एजुकेशन। मतलब जिन्होंने ये रूल पढ़ लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टोटल एजुकेशन बिल्कुल सक्सेस तरीके से हो जाएगी, बट ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपकी टोटल डेजिटेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, और सम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की है, और इसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट जब तक अगर आप लाइफ में नहीं करते तब तक ये सभी रूल हैं बेबुनियाद, या मतलब बेबुनियाद तो नहीं, मतलब ये रूल आपके लिए क्या है, वेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में इनकी कोई महत्व नहीं रखते। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई करोगे रियल लाइफ के अंदर तब भी कोई बेनिफिट होगा, और जब अप्लाई करोगे तो आप फील कर पाओगे। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को जो इस पेपर की सबसे बढ़िया लाइन लगती है वो क्या है,
जो नियाम ब्रेनन है, इन्होंने इसका जो टाइटल रखा था 100 PhD रूल्स ऑफ द गेम टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए टोटल डेजर्टेशन। मतलब नियाम ब्रेनन जो ऑथर है, उन्होंने इसको क्यों कहा कि ये एक गेम है। गेम इसलिए कहा क्योंकि गेम, अब यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, नियाम ब्रेनन कलीग्स प्रोफेसर डोंचा कामनगे एंड स्केली ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, गेम्स आर एपिस्टेमोलॉजिकल beyond the compass of list and definition and can only be properly known through playing. Games are phenomenological practices as they emotionally engage players, giving them a meaningful experience and opportunity to express themselves. कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जैसे कि अब आप कोई क्रिकेट का गेम देखते हो, वहाँ पे मान लो जो 11 प्लेयर वहाँ पे खेल रहे होते हैं, उनको एक चांस मिलता है, ठीक है, अपना प्रदर्शन शो करने का, वहाँ पे वो इमोशनली अटैच होते हैं। ठीक है, जब आप मैच देखते हो आप लोग भी इमोशनली अटैच होते हो, लेकिन जो प्लेयर वहाँ पे खेल रहा होता है ना, क्योंकि गेम एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें हार जीत होती है, वहाँ पे आपको अपना टैलेंट शो करना है। ठीक है, आप उसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि कहाँ गलती की, किस ओवर को गलत फेंका, कहाँ मिस फील्डिंग हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, किन की वजह से हम मैच हार रहे हैं। तो उन चीज़ों को एनालाइज करते हो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। आपको पता है कि इस मैच के अंदर मैंने अच्छा स्कोर किया तो मैं नेक्स्ट मैच में खेलूंगा, अच्छी बॉलिंग की तो मैं नेक्स्ट मैच में खेलूंगा। ठीक है, तो वो सब सब मतलब उस काम को देख रहे होते हैं, आप लोग वहाँ पे एंगेज होते हो, आपके पास प्रेशर होता है, लेकिन वहाँ पर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपना टैलेंट शो करना है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसको गेम, गेम का मतलब अगर आप PhD कर रहे हो तो ये एक गेम है, इसमें आपको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल रहा है, तो आप अपना टैलेंट शो करो, इमोशनली अटैच हो इसके साथ, इसमें एंगेज हो, इसके ऊपर वर्क करो, मेहनत करो, इसको टैलेंट को शो करो, जितना टाइम दोगे उतना बेनिफिट है, उतने अच्छे लेवल के आपके पेपर पब्लिश होंगे। वो सब चीज़ें कब होगी, एंजॉय योर डॉक्टरल स्टडी, वो सब चीज़ें होगी तब। तो अब उन्होंने क्या कहा, द ऑथर हैव रिटन दिस पेपर इन द होप दैट सम और ऑल ऑफ इट मे प्रूव टू बी गेम चेंजर फॉर रीडर्स। यानी कि अब मैंने इसको रीड कर लिया, या फिर आप इसको देख रहे हो, वीडियो को रीड कर रहे हो, तो आप भी गेम चेंजर बन सकते हो अपनी PhD करते हुए। तो इस पूरी वीडियो का और इस सभी पेपर का ये कंक्लूजन था, ये मैंने आपको बता दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और ये जो PPT मैंने तैयार की है, इसका मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, ये इसका पेपर का नाम है, इसको आप डायरेक्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके रेफरेंसेस है, और लास्ट में थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरी इंटेंशन थी वो आप समझ गए। ठीक है, काफ़ी टाइम से चैनल के ऊपर काम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी PhD के अंदर बिजी हूँ, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे भी टाइम मिला मैंने वीडियो बनाई, मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या जो PhD करने की सोच रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करें, और ये बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो हमें को एडमिशन लेने से पहले पता होने चाहिए, एडमिशन के दौरान भी पता चल रहे हैं, तो बेनिफिट है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पेपर है, मैंने इसको निकाला, पढ़ा, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, और अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वाकई में गेम चेंजिंग होगी। इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपकी प्रतिक्रिया बताएं, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, विदाउट एनी मतलब प्रॉफिट की क्या फ़ायदा है, मतलब करो, उसको करो जिसके लिए मैं भी सही बंदे तक ये पहुँचेगी तो उसकी हेल्प होगी। ठीक है, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग समझ सकते हो इसकी वैल्यू को। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने मेरी वीडियो को देखा, यहाँ तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।